दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री राजा बाबू की तरह कपड़े बदल बदल कर अपनी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष ने उन पर कटाक्ष किया है और ये मौका स्वयं मोदी जी ने ही उनको दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आज मोदी ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली है जिस पर टीवी पर काफी बहस हो रही है, लेकिन उस बहस के पीछे का सच क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये 4 तस्वीरें मैं चाहती हूँ आप देखें। ये चारों तस्वीरें कल की हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया था। उसके बाद मोदी ने दाहोद में एक जनसभा की थी और तीसरी जो जनसभा थी मोदी की वो भुज में थी और उसके बाद भुज में एक रोड शो भी था मोदी का। तो अगर आप इन 4 तस्वीरों को देखें तो आपको मोदी जी तो एक दिखेंगे, लेकिन जो ड्रेसेस हैं, जो परिधान है मोदी जी के, अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसको लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया में मोदी को ट्रोल कर रहे हैं कि एक दिन में मोदी जी के पास कितना टाइम होता है कि वो 4-4 बार कपड़े बदलें। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि मोदी जी जो है 18-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब भी सोशल मीडिया में वायरल होती हैं तो लोग मोदी पर कटाक्ष करते हैं ये कहते हुए कि 18 घंटे अगर काम करते हैं तो इनमें से कितना टाइम कपड़े बदलने में निकल जाता है और इसके अलावा डायलॉग बोलने में निकल जाता है। हालांकि दोस्तों, इससे मोदी के काम करने का तरीका या मोदी की पॉलिटिक्स नहीं बदलती है, मोदी की पहचान रही है। और अगर एक दिन में 4 बार कपड़े बदलें, अगर एक दिन में 2 बार कपड़े बदलें, इससे किसी नेता का पैमाना सही या गलत होने का मुझे लगता है नहीं तय होना चाहिए। वो नेता कदम कैसे उठा रहा है हमें उस पर विवेचना करनी चाहिए, उस पर विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इतनी बार कपड़े बदलना, फिर रैलियां करना, फिर रोड शो करना, कल भी पूरा दिन मोदी जी गुजरात में थे, आज भी गुजरात में, आज भी वो रैलियां कर रहे हैं, आज भी वो जनसभाएं कर रहे हैं, आज भी वो उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं। लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा लगातार बोल रहे हैं। कल भी पूरा दिन पाकिस्तान पर बोले, आज भी पूरा दिन पाकिस्तान पर बोले। इसीलिए क्योंकि मोदी ओपनली ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो विपक्ष उन पर कटाक्ष करने पर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। संजय सिंह दोस्तों, उन्होंने मोदी जी के बार बार कपड़े बदलने पर कहा, अभी तक पहलगाम हमले में खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए। जिन बहनों के माथे पर सिंदूर उजड़ा, मोदी जी को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन राजा बाबू कपड़े बदल बदल के ऑपरेशन वोट बैंक के तहत पूरे देश का दौरा करने में जुट गए। तो संजय सिंह ये कह रहे हैं कि राजा बाबू यानी कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ऑपरेशन वोट बैंक बना दिया। और दोस्तों, एक और चीज आप नोट कीजिएगा, पहले केवल कांग्रेस पार्टी मोदी से इस मामले में सवाल पूछ रही थी, अब धीरे धीरे तमाम विपक्षी दल पूछने लगे। संजय सिंह ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का भी एक दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था। तो अब सभी दल लगातार बीजेपी से अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज एक और बात बोली और हालांकि ये बात चीन के लिए थी, लेकिन मोदी ने जिस तरह से बोली उस पर बहुत से लोगों ने मौज ली कि देखिए मोदी ने चाइना को ट्रोल कर दिया। दोस्तों, मोदी की इस बात का विश्लेषण करें, लेकिन पहले सुनिए मोदी ने कहा क्या। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। गजब का विरोधाभास देखिए दोस्तों।
आज ही हमारे मोदी जी गुजरात में देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से बड़े खुशी से ये बताया गया है कि चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। बताइए, हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती होगी। दोस्तों, ये जो अपील मोदी कर रहे हैं, ये इस अपील के साथ वो चीन बोल सकते थे कि मोस्टली सामान जो देश में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सा सामान विदेशी, उसमें चीन का बहुत बड़ा शेयर है। लेकिन पता नहीं हमारे मोदी जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। अब इसके बारे में तो मुझे कुछ जानकारी है नहीं, आपको हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मोदी व्यापारियों से ये अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों से अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे घरों से लेकर, हमारी इंडस्ट्री से लेकर, देश के बड़े बड़े सेक्टर्स में निवेश से लेकर चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश में। जो हमारे बच्चे छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं, उसका मांझा तक चीन से आ रहा है। इसके अलावा दिवाली में जो झालरें हम लगाते हैं घर के बाहर, चाइनीज झालर, वो चाइना से आ रही है। हमारे घर में जो छोटे छोटे गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, वो तक चाइना से आती हैं। दोस्तों, LED बल्ब से लेकर प्लास्टिक के टॉयज यानी कि खिलौने तक चाइना से आ रहे हैं। और तो और दुनिया में जो सबसे बड़े स्तर पर आईफोन्स बन रहे हैं, वो भी चाइना में बन रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है चीन। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भले ही उन पे कितना टैरिफ लगा दे, लेकिन अंत में उनको चीन से ट्रेड डील करनी ही पड़ी। क्यों? क्योंकि चीन एक रियलिटी है, उसको हम माने या ना माने। लेकिन भारत में इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस अगर हुआ है कि चीन ही हमें मांझा दे रहा है, चीन ही हमें खिलौने दे रहा है, चीन ही हमारे लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बना रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा तो है नहीं कि चीन का सामान उड़ के आ गया यहाँ पर। धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री अगर इतनी इजीली चीन के ऊपर निर्भर हो गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो दो ही बातें जिम्मेदार हो सकती हैं। एक, हमारी इंडस्ट्री को इतना मजबूत नहीं बनाया गया। दो, चीन का सामान यहाँ जो इंडस्ट्री अपना बनाए, उससे ज्यादा सस्ता पड़ता है। बात सिंपल सी है, चीन का सामान सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम इस तरह की अपील करके अपने लोगों के बीच एक जागरूकता फैला सकते हैं, विच इज फाइन। लेकिन एंड ऑफ द डे सरकारों को ही फैसला लेना होता है। इस देश की सरकार को, इस देश को अब बता ही देना चाहिए कि 10.5 सालों में जो मेक इन इंडिया का सपना इस देश को दिखाया गया था, उसमें हमें कितनी सफलता मिली। एक दो कभी हेडलाइन बन जाती हैं, लेकिन मेक इन इंडिया में हमने क्या क्या अब तक हासिल किया, कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत में बन रही हैं, और इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस चीन के साथ हाल के 10.5 सालों में कैसे हो गया। दोस्तों, आज से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो भी चीन और भारत के बीच व्यापार था, लेकिन इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस नहीं था। हम भी चीन को सामान भेजते थे, वो भी भेजते थे। लेकिन 10.5 से 11 सालों में ये जो ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारा जो व्यापार है चीन के साथ, उसमें चीन हमसे बहुत ज्यादा कमा रहा है और हम उस कंपैरिजन में बहुत कम कमा रहे हैं। और ये केवल भारत के साथ नहीं हो रहा है, चीन का अमेरिका के साथ भी बहुत ट्रेड सरप्लस है। इसीलिए ट्रंप नाराज है, इसीलिए अमेरिका नाराज है। मतलब चीन अमेरिका से भी बहुत कमा रहा है और अमेरिका कम कमा रहा है चीन से। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने आप को तैयार किया है इसके लिए। हालांकि दोस्तों, चीन, मैं बार बार बोलती हूँ, एक अलग तरह का मुल्क है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, हर सरकार की नीयत अलग होती है, नीयत ही अलग होती है। और लोकतंत्र के लिए एक बात कही जाती है कि हो सकता है फैसले देरी से हो, लेकिन पक्के होते हैं। लेकिन चीन एक अलग तरह का मुल्क है। वहां एक ही पार्टी की सरकार है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां फ्री प्रेस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चीन में इनकम डिस्पैरिटी नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो सारी तस्वीरें बाहर आने लगी हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में, हालांकि वहां अब भी बहुत प्रोटेक्शन है, सोशल मीडिया में रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन गरीबी वहां भी बहुत है। लेकिन ये सच है कि चीन ने बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक तौर पर ना करे और अपने आप को मजबूत किया है, बल्कि उसने अपने आप को इतना केपेबल बना लिया है कि वो किसी देश के व्यापारिक हित सीधे सीधे डिसाइड कर सकता है। तो हम अपने लोगों से अपील कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों केवल अपील से काम नहीं चलता ना, फैसला तो सरकार को लेना है ना। हमारे देश की इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के प्रयास सरकार ने क्या किए? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस देश की इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान डीमोनेटाइजेशन से हुआ। लोग नोटबंदी से जो नुकसान देश की इंडस्ट्री को हुआ, उसके बाद कोविड आ गया, उससे पहले GST आ गया, उस नुकसान से आज तक इंडस्ट्री भरपाई नहीं कर पाई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगातार देश की GDP पर जो योगदान होना चाहिए वो कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा योगदान देश की GDP में इस वक्त कृषि सेक्टर का है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों तबाह हुआ देश का? किसने किया तबाह इसको? दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ने की बजाय कम कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए तो हम किसी से अपील नहीं कर सकते ना, इसके लिए तो हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।